हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल ऑफर एचसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए, मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए। सिर्फ आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है 499 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको 1 साल का हरियाणा करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। उसी तरह से कि आप एचसीएस की प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 4,000 रुपए में। एचसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 3,500 रुपए में। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए 499 रुपीज में है। ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए इस ऑफर का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रशियन रेवोल्यूशन हैपेंड। रशियन रेवोल्यूशन कौन से ईयर में हुआ था? ऑप्शन है 1917, 1919, 1920 और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर्जीनिया बिकम द फर्स्ट कॉलोनी टू बी एस्टैब्लिश्ड। वर्जीनिया को फर्स्ट कॉलोनी बनाया गया था और वो कौन से ईयर में बनाया गया था? ऑप्शन है 1607, 1700, 1650 और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1607। ए इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question statement based question है। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेहरू प्रेसाइडेड ओवर ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस सेशन इन उदयपुर 1945 एंड ग्वालियर अप्रैल 1947। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेहरू ने प्रेसाइड किया था ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस सेशन को, जो उदयपुर में हुआ था 1945 में और ग्वालियर में हुआ था अप्रैल 1947 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अंडर सरदार पटेल द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन स्टेट टुक प्लेस। तो ये मोस्टली आप सभी को पता होगा, सरदार पटेल के अंडर ही इनकॉर्पोरेशन हुआ था इंडियन स्टेट्स का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बाय अगस्त 15 1947 ऑल स्टेट हैव साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऑल नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस थी, वो एक्सेप्शंस भी आपको पता होनी चाहिए। वो है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इनको छोड़कर बाकी सभी स्टेट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 रॉन्ग है। थर्ड को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो सही आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, विच ऑफ द अबव इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एटम बॉम्ब वाज फर्स्ट डिवाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो एटम बॉम्ब है वो पहले डिवाइस किया गया था यूएस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, जो गवर्नमेंट है यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट की, उसने यूज किया था एटम बॉम्ब को अगेंस्ट द जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी सिटी जो जापान की सिटी है, उनपे जो है ये एटम बॉम्ब का यूज किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो जापानीज थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3। डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन यूनाइटेड प्रोविंस अ नो रेवेन्यू कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड। यूनाइटेड प्रोविंस में नो रेवेन्यू कैंपेन ऑर्गेनाइज की गई थी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वुमेन, स्टूडेंट और यूथ, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, प्रोमिनेंट पार्ट इन बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये बात हो रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मिडिल क्लास मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत ही लो उनकी पार्टिसिपेशन थी, सिन्हटा, त्रिपुरा, गायबांधा, बागुरा और नावखली में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। इनकी जो है पार्टिसिपेशन जो है काफी सिग्निफिकेंट था, इन एरिया में सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन था मुस्लिम का। यहाँ पे दिया है वेरी लो, वेरी लो नहीं था, सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन था। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। यहाँ आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर।
एक्सप्लेनेशन में सेम ही थिंग मेंशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कटक मुखा हस्ता इज द फीचर ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस। कटक मुख हस्त जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विशेषता है। ऑप्शंस है कुचिपुड़ी, कथकली, भारतनाट्यम और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है भारतनाट्यम का। आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली बताइए, कथकली है केरला का और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। जो कटक मुख हस्ता है ये मुद्रा है भारतनाट्यम डांस की जो रिप्रेजेंट करती है ओम को। भारतनाट्यम में बहुत सारी ऐसी मुद्रा होती हैं जो स्पेशल बैलेंस विद अ स्पेशल बैलेंस ऑन 2 फीट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है सेक्रेड लिटरेचर ऑफ जुडाइज्म इज। जुडाइज्म यहूदी धर्म की धार्मिक साहित्य क्या है। तालमुद, तोरा, एलियाहू हा नबीरी और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुडाइज्म का सेक्रेड लिटरेचर है टोरा। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। टोरा जो है एक रिलीजियस बुक है ज्यूज की एंड इज वन ऑफ द 5 बुक ऑफ बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है वो कौन से स्टेट में आता है। ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आता है छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है इसे पहले बोला जाता था रायपुर एयरपोर्ट और ये प्राइमरी एयरपोर्ट था जो सर्व करता है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को। एंड एयरपोर्ट कहाँ पे है ये माना में आता है। माना एक एरिया है जो रायपुर और नया रायपुर के बीच में आता है। ये 29th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का बाय पैसेंजर ट्रैफिक एंड 32nd बिजिएस्ट है बाय एयरक्राफ्ट मूवमेंट। और 24 जनवरी 2012 में इसका नाम जो है बदल कर दिया गया था स्वामी विवेकानंद के नाम पे, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ये एज अ ट्रिब्यूट टू द पॉपुलर सेंट हु स्पेंट टू ऑफ हिज टीनेज ईयर इन रायपुर। जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने अपने टीनेज के 2 ईयर यहाँ पे स्पेंड किए थे रायपुर में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है वेयर इज ककरापर 3 द बिगेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेरिएंट ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लोकेटेड। ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रोजेक्ट जो है ये है गुजरात में। डी इज द राइट आंसर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KAAP3 is India's first 700 megawatt unit and the biggest indigenously developed variant है ये प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर का। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिगेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ पे है। तो ये ककरापर में है जो गुजरात में आता है। Now move to the next question. नेक्स्ट में पूछा गया है which of the following continent has no current volcanic activity। कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई भी करंट वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। ऑप्शंस है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट में कोई भी करंट वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। Australia is the only continent without any current volcanic activity, but it hosts one of the world largest extinct volcano. Extinct लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सटिंक्ट वोल्केनो है जिसका नाम है ट्वीड वोल्केनो। ओके, तो ट्वीड वोल्केनो कहाँ आता है। ट्वीड वोल्केनो आता है ऑस्ट्रेलिया में। ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है और करंट में कोई भी वोल्केनो जो एक्टिव वोल्केनो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइस एज वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। जो कॉन्सेप्ट है आइस एज का वो किसके द्वारा दिया गया था। सबसे पहले पूछा गया है ऑप्शन है लुइस, जीन डी कारपेंटायर, जेम्स गाइके और डी गियर। तो इसका सही आंसर है ये कॉन्सेप्ट दिया गया था जीन डी कारपेंटायर के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजिली एंड स्मूथली इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं वो बहुत ही इजिली और स्मूथली जो है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई कर सकते हैं।
इसकी अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर आर नो क्लाउड और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहां पे कोई क्लाउड नहीं होते हैं, वाटर वेपर नहीं होते हैं, इस वजह से एयरक्राफ्ट इजीली फ्लाई कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कोई वर्टिकल विंड नहीं होती है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्लाउड भी कम होते हैं, वाटर वेपर भी कम होता है और यहाँ पे वर्टिकल विंड भी कम होती है, इसीलिए एयरक्राफ्ट जो है वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। 1 and 2 बोथ इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। किस तरह से होता है एटमॉस्फेयर में? सबसे पहले लेयर होते हैं ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन अब हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं जो कॉमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, अवॉइड करने के लिए टर्बुलेंस जो कॉमन होता है ट्रोपोस्फेयर पे। ओके, ट्रोपोस्फेयर नीचे होता है, देन स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये बहुत ही ड्राई होता है। यहाँ पे जो एयर होती है उसमें बहुत ही कम वाटर वेपर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही कम क्लाउड्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल क्लाउड अकर इन द लोअर एंड मोर ह्यूमिड ट्रोपोस्फेयर। मोस्टली जितने भी क्लाउड होते हैं वो ज्यादातर ट्रोपोस्फेयर लेयर में होते हैं, जो ज्यादा ह्यूमिड भी होती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द थर्मल इक्वेटर इज फाउंड। जो थर्मल इक्वेटर है वो कहाँ पाया जाता है? एट द इक्वेटर, साउथ ऑफ जियोग्राफिकल इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ जियोग्राफिकल इक्वेटर और एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो थर्मल इक्वेटर होता है उसे हीट इक्वेटर भी बोला जाता है, और ये बेल्ट होती है जो इंसर्कल करती है अर्थ को, और डिफाइन इसे किया जाता है बाय सेट ऑफ लोकेशन हैविंग द हाईएस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर। जिस लोकेशन का हाईएस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर होता है एट ईच लॉन्गिट्यूड अराउंड द ग्लोब, इसे ITCZ के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डॉट डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेटर को, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ITCZ जनवरी में जो दे है ये आप देख सकते हैं येलो ऑरेंज येलोइश कलर में ITCZ जनवरी। जनवरी में ये किधर टिल्ट होता है? सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है जो इंक्रीज होता है 20 डिग्री से। और ITCZ जुलाई में जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ जो मैक्सिमम होता है नॉर्थ में 25 डिग्री तक होता है। इस तरह से ये होता है, इसे बोला जाता है थर्मल इक्वेटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म ब्लू बॉक्स समटाइम सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। जो ब्लू बॉक्स टर्म है वो किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शंस है बैंकिंग सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ सेक्टर। तो इसका सही आंसर है ब्लू बॉक्स टर्म का यूज किया गया है विद रिस्पेक्ट टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो ब्लू बॉक्स टर्म है ये रिलेटेड है WTO एग्रीमेंट से ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म है जो WTO एग्रीमेंट में यूज की गई है। इस एग्रीमेंट में यूज किए गए हैं 3 मेन पिलर्स जो है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडीज और मार्केट एक्सेस। जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है वो रेफर किया गया है टू क्लासेस ऑफ सब्सिडीज लाइक ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स, जो प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को बाय द गवर्नमेंट। ब्लू बॉक्स क्या मेंशन करता है? ब्लू बॉक्स में वो सब्सिडीज होती हैं जो डायरेक्ट पेमेंट की जाती है फार्मर्स को टू लिमिट देयर प्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल है लिविंग लैंड फेलो एंड नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। इस तरह की सब्सिडी को बोला जाता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच बैंक हैज द टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। हम है ना ख्याल आपका किस बैंक की टैगलाइन है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और बंधन बैंक। तो ये टैगलाइन है ICICI बैंक की, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू 8th 5-year प्लान। 8th 5-year प्लान के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज द फर्स्ट इंडिकेटिव प्लान। ये पहला संकेतकारी योजना थी एंड इट इज बेस्ड ऑन द हैरड डोमर मॉडल ऑफ लिबरलाइजेशन। ये हैरड डोमर मॉडल पे थी लिबरलाइजेशन के। एंड थर्ड स्टेटमेंट है इट इज परफॉर्म फार बेटर देन सेट टारगेट रेट।
इसमें जो है बेटर परफॉर्मेंस दिया था, टारगेट रेट से ज़्यादा इसमें जो है परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाती है, ये फर्स्ट इंडिकेटिव प्लान था। सेकंड रॉन्ग हो जाती है, ये हैरल्ड डोमर मॉडल नहीं था लिबरलाइजेशन का, ये था, इस मॉडल का नाम बताइए क्या नाम था? ये था राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ लिबरलाइजेशन। जो 8 5 ईयर प्लान था इसे बोला जाता है राव मनमोहन सिंह, राव और मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ लिबरलाइजेशन। राव उस टाइम पे नरसिम्हा राव की यहाँ बात हो रही है, नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बेटर परफॉर्म किया था देन द सेट टारगेट रेट। ओके, तो सही हो जाएगा 1 and 3। 1 and 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो 8 5 ईयर प्लान था ये था 1992 से 1997 तक, और फर्स्ट इंडिकेटिव प्लान था ये अनबेस्ड था, ये राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ लिबरलाइजेशन पे। यहाँ पे जो टारगेटेड एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ थी वो थी 5.6% और अचीव एवरेज एनुअल ग्रोथ हुई थी 6.5%। ओके, तो अचीव टारगेट जो है वो ज्यादा था देन द टारगेटेड एनुअल एवरेज रेट। टू स्टेबलाइज द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिनेरियो, सस्टेनेबिलिटी उस टाइम पे क्या किया गया था? इंप्रूवमेंट किया गया था ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट में और ह्यूमन डेवलपमेंट में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है इंडिया हैज साइन अ CECA विद मलेशिया, जापान एंड सिंगापुर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए CECA क्या है। CECA होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो इंडिया ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट किया है मलेशिया, जापान और सिंगापुर के साथ। तो ये रॉन्ग हो जाता है, ये किया गया है मलेशिया और सिंगापुर के साथ, जापान के साथ नहीं किया है इंडिया ने ये एग्रीमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है CECA इन्वॉल्व ओनली टैरिफ रिडक्शन इन फेज्ड मैनर while CEPA also cover the trade in services and investment and some other areas। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो CECA है उसमें सिर्फ टैरिफ रिडक्शन पे ध्यान दिया जाता है, वो भी फेज्ड मैनर में, while CEPA में कवर किया जाता है ट्रेड इन सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट और कुछ अदर एरियाज भी। ओके, थर्ड है CECA जो है वो स्टैंड करता है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, 2 and 3 इज द राइट आंसर, भी इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन में सेम थिंग मेंशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाइट लेबल ATM आर, जो सफेद लेबल ATM होते हैं वो किसके द्वारा ओन और ऑपरेटेड किए जाते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर ओन्ड बाय द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी इन्हें ओन करती है, ऑपरेट किए जाते हैं थर्ड पार्टी के द्वारा। ओन एंड ऑपरेटेड बाय द थर्ड पार्टी, ओन भी किए जाते हैं और ऑपरेट भी किए जाते हैं थर्ड पार्टी के द्वारा। ओन एंड ऑपरेटेड बाय अ बैंक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो व्हाइट लेबल ATM है इन्हें ऑन और ऑपरेट किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा, सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो थर्ड पार्टी होती है वो एक नॉन बैंकिंग फर्म होती है, इज द नॉन बैंकिंग फर्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज मोर पावर देन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल से ज्यादा पावर होती है। सेकंड है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसे एबोलिश किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल से ज्यादा पावर होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को पार्लियामेंट के द्वारा जो है एबोलिश किया जा सकता है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सो राइट आंसर इज सी 1 and 2 करेक्ट पूछा गया है, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास मोर पावर है देन लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वो कोई भी केस हो, मनी बिल का केस हो, ऑर्डिनरी बिल का केस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो या फिर इलेक्शन हो प्रेसिडेंट के, रिप्रेजेंटेटिव हो स्टेट के इन राज्यसभा एंड सम अदर केसेस। ओके, तो सबसे ज्यादा पावर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली पे होती है कंपेयर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसे एबोलिश किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द असेंबली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट कम अंडर द एपिलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एपिलिएट मींस जो अपील करने वाली जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें नहीं आता है। कौन सा केस नहीं आता है? ऑप्शन है केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की अगर बात होती है तो ये तो आएगा ही, ये तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है एपिलिएट जुरिस्डिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट की। सिविल केसेस भी आते हैं, क्रिमिनल केसेस भी आते हैं, लेकिन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के एग्रीमेंट है वो जो है अपीलेट जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट वो नहीं आता है। और बाकी क्या क्या चीजें अपीलेट जुरिस्डिक्शन में आती हैं? वो आती हैं केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड अपील्स बाय स्पेशल लीव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको सही आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है एडजर्नमेंट मोशन के रिगार्डिंग? फर्स्ट है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो एडजर्नमेंट मोशन है इसे कोई से भी हाउस में जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मीन्स लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। एडजर्नमेंट मोशन जो है इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ओनली इन लोकसभा। ओके, सेकंड है इफ एडमिटेड इट टेक प्रेसिडेंस ओवर ऑल द पेंडिंग बिजनेसेस बिफोर द हाउस एक्सेप्ट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे सभा में सबसे लंबित कार्यवाहियों से पहले सिवाय एक अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर प्राथमिकता मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसे जो है सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस दिया जाता है सभी पेंडिंग बिजनेसेस में, और एक्सेप्ट फॉर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये एडजर्नमेंट मोशन के रिगार्डिंग बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बी इज द राइट आंसर। बाकी स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। जो स्पीकर है शुड अलाउ अ डिबेट फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर। लेकिन इसमें जो है क्या होता है 1.5 आवर की नहीं 2.5, एटलीस्ट 2.5 आवर के लिए जो है डिबेट अलाउ की जाती है स्पीकर के द्वारा एडजर्नमेंट मोशन के केस में। एंड लास्ट ऑप्शन है द कंसेंट ऑफ स्पीकर इज नॉट नीडेड फॉर एडजर्नमेंट मोशन। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है क्योंकि स्पीकर की कंसेंट जरूरी होती है, यहाँ पे मेंशन है नॉट नीडेड, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाता है। सही आंसर है इसका बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज टेकन बाय। कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है? ऑप्शन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। तो ये जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता है स्पीकर के द्वारा। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द राइट आंसर, 20 का सही आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इनमें से कौन सी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है? फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है, तो नन ऑफ दीज, बी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. नेक्स्ट में पूछा गया है इंडिया इज इंडिया क्या है? एक रिलीजियस कंट्री है, धार्मिक देश है। अधार्मिक मीन्स इररिलीजियस कंट्री है, एंटी रिलीजियस है, या फिर नॉन रिलीजियस कंट्री है मीन्स गैर धार्मिक देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया जो है ये एक नॉन रिलीजियस कंट्री है। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया जो है वो न्यूट्रल है इन रिलीजियस मैटर में इंडिया न्यूट्रल कंट्री में आता है। ये ट्रीट करता है सभी रिलीजन को इम्पार्शली, इसीलिए ये नॉन रिलीजियस कंट्री है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है द शैडो कैबिनेट इज फॉर्म्ड बाय द रूलिंग पार्टी। जो शैडो कैबिनेट है ये रूलिंग पार्टी के द्वारा बनाई जाती है टू प्रिपेयर इट्स मेंबर फॉर फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस। अपने मेंबर को प्रिपेयर करने के लिए फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के द्वारा नहीं बनाई जाती है, ये बनाई जाती है ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा। ऑपोजिशन पार्टी।
ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्यूजन ऑफ पावर। तो ये बिल्कुल सही है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की पावर जो है यहाँ पे फ्यूज होती है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्यूजन ऑफ पावर पे काम करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो केटी शाह थे उन्होंने फेवर किया था एडॉप्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट गलत नहीं है। गलत नहीं है मीन्स सही स्टेटमेंट कौन सी है, तो सही स्टेटमेंट है 2 and 3, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सेम थिंग मेंशन है एक्सप्लेनेशन में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।